खुशामदीद, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हम अपनी जो सीरीज़ है ना, द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 1947, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की जो ये टॉक है वो बेसिकली टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में और सियासत में, एंड दैट इज़ 1885, द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम रिफॉर्म्स की बात करते हुए बताया कि हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट जो है राजा राम मोहन रॉय से शुरू हो जाती है। बंगाल के अंदर ब्राह्मो समाज आ जाती है। बाद में वी विल सी कि आर्य समाज गुजरात से शुरू होकर पंजाब के अंदर उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड बना। हाँ जी। और 20वीं सेंचुरी में फिर सिखों में भी सिख सभा बनी, सिंह सभा बनी फॉर सिख रिफॉर्म मूवमेंट। लेकिन ये क्यों सारी रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुई? क्योंकि रिफॉर्म अंग्रेज़ों के हुए शुरू, और ये रिफॉर्म जो है उसमें कई रिफॉर्म बड़े प्रोग्रेसिव थे। हम तो उनकी लूट की बात करते हैं ना, अपना शशि थरूर एंड द रेस्ट। दिस इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज, विच इज़ फाइन, क्योंकि कलोनियलिज्म के दो रूप हैं ना, एक डिस्ट्रक्टिव, मार्क्स ने कहा था, एक कंस्ट्रक्टिव। उसका जिक्र भी होना चाहिए। डायलैक्टिक, द टू वर इंटरकनेक्टेड। हाँ जी। तो मुसलमानों में सर सैयद ने फॉर एग्जांपल मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय वाज, व्हेन ही टॉक्ड अबाउट हिंदू रिफॉर्म, ही मेंट रिफॉर्म ऑफ द अपर कास्ट, जिनमें सती भी थी, जिनमें चाइल्ड मैरिज भी थी, और भी कई बैकवर्ड किस्म के आइडियाज़ थे। मुसलमानों के अंदर सर सैयद ने कहा कि नहीं जी, हमारी तो रिलीजन ही क्रिश्चियनिटी जितनी मॉडर्न है, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा हो। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो एक ही चीज़ है, बेसिकली एक ही रूट है। लिहाजा वी शुड वर्क विद द इंग्लिश एंड नॉट विद द हिंदूज, जिनका रिलीजन आउटडेटेड है, ये है वो है। इससे पहले उन्होंने एक और पोजीशन भी रखी थी, लेकिन आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन अनदर टेप। 1885, हाउ डज इट हैपन? ये भी अंग्रेज़ों का एक रिफॉर्म है। देखिए, अंग्रेज़ों के अंदर दो किस्म की सोच शुरू से ही कायम थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। एक तो वही थी कि यार लूटो, माल बनाओ और चलते जाओ। दूसरी जो लॉर्ड मैकॉले का मैंने जिक्र किया है पहले कुछ टॉक्स के अंदर, जिन्होंने कहा कि अगर हम अपनी मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन अंग्रेज़ों तक, इंडियंस के तक लाएं, तो उनके भी जो माइंड है वो एंशंट किस्म का हिंदू जो सोच है और मुसलमानों की मेडिवल सोच है, उससे आज़ाद होके एक मॉडर्न स्टेट का ये हिस्सा बन सकते हैं, मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। एंड दे विल बी लॉयल टू द ब्रिटिश इफ़ यू इंक्लूड देम इन द रनिंग ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड मैकॉले represented द लिबरल रिफॉर्मिस्ट ट्रेडिशन। जो मेन स्ट्रीम कलोनियल रूलर्स थे, उनका ख्याल था कि ये तो इस काबिल नहीं है इंडियंस, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, कि वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इलेक्शंस को समझ सकें, उनको रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकें, बैठ के निगोशिएट कर सकें, डिबेट कर सकें, और वहाँ डिबेट ख़त्म हो एंड नेक्स्ट डे यू मीट अगेन एंड कंटिन्यू डिस्कसिंग। वो तो ये लड़ना शुरू कर देते हैं अपने गॉड्स की वजह से, अपनी रिलीजन की वजह से। सो दे आर नॉट फिट टू बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे नीड टू बी लेड by the British, who are superior as a culture. And somewhere when you say this, you also mean somewhere by race. You may not be a racist in that sense, but ultimately you are imagining कि ये सारी चीज़ें सिर्फ हम में ही हो सकती हैं, बाकियों में नहीं है। दूसरा आइडिया तो यूनिवर्सैलिटी का है ना, कि एनी गुड आइडिया फ्रॉम wherever you learn, if you adopt it, you can benefit from it equally. ये एक लिबरल आइडिया है। बाद में इसको आप सोशलिस्ट आइडिया भी कह सकते हैं, बट बेसिकली अ लिबरल आइडिया दैट साइंटिफिक लॉजिकल थिंग्स आर यूनिवर्सल, दे हैव नो बॉर्डर्स एंड दे कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर। तो ये जो लिबरल विंग था, उनमें एक नाम है डेविड ऑक्टेवियन ह्यूम का, एन इंग्लिशमैन
जिन्होंने बॉम्बे में कलकत्ता के जो देखे ना, राम रोहन मोहन रॉय के बाद कॉलेज खुले, मॉडर्न एजुकेटेड अपर कास्ट हिंदू भी थे, बॉम्बे भी थे और यहाँ पे भी थे और मद्रास में भी थे, यानी चेन्नई में। हाँ जी। तो उनको उन्होंने कहा कि भाई इनके साथ मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे जो इंडियन ओपिनियन है उसको हम समझ सकें कि व्हाट आर दे थिंकिंग एंड हाउ कैन वी वर्क विद देम इन द रनिंग ऑफ इंडिया। सो ही वॉज ए लिबरल। और उनके साथ कलकत्ता में जो बंगाली थे वहाँ पे तो ऑलरेडी एजुकेशन आ चुकी थी, बॉम्बे में भी आ चुकी थी। ये अपर कास्ट हिंदू प्रोफेशनल्स कह लें, एजुकेशनिस्ट कह लें, इंटेलेक्चुअल्स कह लें, हाँ इंटेलिजेंसिया कह लें, ये लोग कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हुए। बट एट इन द बिगिनिंग ओनली द एलीट, वेरी अपर कास्ट, अपर क्लास एलीट। इनमें मुसलमान भी आए। कौन से मुसलमान आए? बॉम्बे के ज़्यादातर, जो कि मेन स्ट्रीम नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के मुसलमानों से अलग थे। ये वो यानी हिंटरलैंड के नहीं थे, ये कोस्टल एरिया के थे। ख़ास तौर पे बॉम्बे में भी कलकत्ता। कलकत्ता वॉज स्टिल द गढ़ ऑफ सर सैयद फॉलोअर Sayyid Amir Ali, who, like Sir Sayyid, was against the Indian National Congress. And he preached loyalty to the British, telling Muslims, don't join Congress, join hand with the British and protect your interests. Upper class, upper caste, अशराफिया, वो लोग जिनके अंदर खून सुपीरियर फोर फादर्स का है। उसमें जो मर्ज़ी आप डाल दें, होली प्रॉफिट डाल दें, खुलफ़ाए राशिदीन डाल दें और अंसार के डाल दें। आई मीन ऑल दैट, हु नोज़ फैक्ट क्या है। लोग आए तो सही ना, उसमें टर्क भी आए सेंट्रल एशिया से, उसमें ईरान से पर्शियन आए, उसमें अफ़गानिस्तान से कई कॉन्करर्स जो हैं अफ़गान भी आए। तो वो दे उन्होंने अपने में शादियाँ की, बाहर अपने अपना ब्लड को नहीं मिक्स किया, बल्कि उसके बहुत ख़िलाफ़ था। विद इन द फोर भी एक दूसरे से रिश्ता नहीं थे करते। तो बड़ी स्ट्रिक्ट हायरार्की थी जो हिंदुओं में होती है, वही मुसलमानों में रेप्लिकेट हुई। अब वो पाकिस्तान में और मुसलमानों में इसे डिनाई कर दें तो वो डिनाइल के मोड में तो ये कई देर से हैं। हिंदुओं में भी अब एक नया किस्म का डिनाइल आ रहा है कि नहीं जी, हमारे यहाँ तो सारा कुछ था ही नहीं, ना कास्ट थी ना ये था, हिंदू रिलीजन में तो नहीं है ये, तो वो एक मनुस्मृति पता नहीं कहाँ से आ गई। और मैंने कहा यार जहाँ से भी आई 2500 साल अप्लाई तो वो ही हुई ना, आपके अगर स्क्रिप्चर्स में नहीं है, हालांकि वहाँ पे भी है, इस पे पूरा लिटरेचर है। बट आई एम नॉट हेयर टू चैलेंज द डिफेंसिव बिलीव्स ऑफ आइदर मुस्लिम्स और हिंदूज और सिख्स और हूसोएवर। आई एम सेइंग कि द ब्रिटिश ब्रॉट द आइडिया ऑफ ए मॉडर्न स्टेट कनेक्टेड विथ वन अनदर। जब आप कनेक्ट कर देते हैं लोगों को तो उसी कनेक्शन से पे एक सेंस ऑफ इंडियननेस भी तो पैदा होती है ना। विच वर पीपल हु वर हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, हूसोएवर, नॉट द रूलर्स। रूलर्स तो अंग्रेज थे। ठीक है, कुछ आयरिश जो थे, एक ब्राडलो हॉल है, ब्राडलो हॉल लाहौर के अंदर है। दिस वॉज एन आयरिश मैन हु सपोर्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसको शायद मेंबरशिप भी दी जा सकती थी। दिस कैन बी चेक्ड। द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885 बिगैन एज अ पिटिशनिंग पार्टी। देखें लॉयर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कोर्ट में एक केस लेके जाते हैं, उसे कहते हैं पिटीशन, और उस पर केस सुना जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, एलीट इंडियंस, मेनली हिंदूज, लेकिन स्मॉल नंबर, वेरी फ्यू थाउजेंड, बट वेरी प्रोमिनेंट इन बॉम्बे पॉलिटिक्स एंड बॉम्बे सोसाइटी, द पारसीज ने ज्वाइन किया। उनके जो बड़ा नाम है वो दादा नरोजी है, हाँ जी, पारसी, और देन पारसीज विद इन बॉम्बे। उनमें जो मुसलमान आए कांग्रेस के अंदर वो थे खोजा मुस्लिम्स। खोजाज के 3 सेक्ट हैं, सुन्नी, असना शरी शिया, और नहीं 4, और बोहरी शियास एंड इस्माइली शियास। तो शुरू की कांग्रेस में ये लोग आए जो बॉम्बे के रहने वाले मुसलमान थे। उसमें एक प्रेसिडेंट जो है वो सियानी थे। सियानी इज़ अ खोजा हु इज़ अ सुन्नी बाय फेथ,
जिस तरह अमीन सियानी जो बड़े रेडियो सलोन के प्रोग्राम करते रहे हैं, ये हैं तो खोजा और बॉम्बे के मुसलमान हैं, नॉट कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, बट अ सुन्नी। इस तरह ही बदरुद्दीन तैयब जी, एक बोहरा मुस्लिम, ऑल्सो बॉम्बे मुस्लिम, नॉट कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीम। जो मेन स्ट्रीम तो सुन्नी इस्लाम और ये और वो और असना शरी, दैट्स नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो लोग हैं। ये लोग आए और इन्होंने शुरू में, इट्स ऑल वेल नोन, जो कि ह्यूम का भी आइडिया था और इन एलीट लोगों का भी था कि भाई अगर अंग्रेज़ लेके आए हैं रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ठीक है, और देखें ना 1858 के बाद रिफॉर्म्स तो आने शुरू हो गए, जिनका मेन एसेंस ये था कि काउंसिल्स भी होंगी, कहीं थोड़ा सा इलेक्शन भी होगा, काउंसिल्स के अंदर आप मिलेंगे, यू विल डिस्कस एंड थ्रू डिस्कशन एंड पिटिशन, जो कि अंग्रेज़ों का अपना एक्सपीरियंस था, दे ट्राइड टू रेप्लिकेट इट इन इंडिया, बट विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये उसी लेवल पे रहें, रिप्रेजेंटेशन तो हो तो मगर वेरी लिमिटेड, नॉट टू ऑल इंडियंस, बट वो तो उन्होंने अपने अंग्रेज़ों को भी जाके 1928 में सबको राइट टू वोट दिया है, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने और भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने उसके अंदर हम बात करेंगे जो रिफॉर्म्स वो लेके आए, ठीक है, बट वी आर इनटू द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। इसके अंदर मुसलमानों का एक ग्रुप था जो आप कह सकते हैं पैन इस्लामिस्ट थे। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवेंट्स टेकिंग प्लेस in the Middle East and in the Balkans and in Central Europe and Eastern Europe, जहाँ पे मुसलमानों की एक ही एम्पायर रह गई थी, ऑटोमन एम्पायर, जो वहाँ पे लोकल रिवोल्ट्स हुए और द एम्पायर वॉज श्रिंकिंग ऑल द टाइम। तो उस श्रिंकिंग एम्पायर का कंसर्न ये सुन्नी मुसलमानों में ख़ास तौर पे, पंजाब के कह लें, फ्रंटियर के कह लें, बंगाल के भी कह लें, और बिहार के कह लें, यूपी के कह लें, ये वो लोग थे जो लॉयलिस्ट नहीं थे टू द ब्रिटिश। ये कांग्रेस की एलीट पॉलिटिक्स के भी कोई सपोर्टर नहीं थे एट दैट स्टेज। ये एक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को काउंटर करना चाहते थे ऑन ऑल फ्रंट्स। वाई? बिकॉज दे वर कंसर्न्ड about the future of the only empire of the Muslims left, the Khilafat Usmaniya, the Ottoman Empire, which was called the sick man of Europe because they were losing all the wars, ठीक है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेशनलिज्म की बुनियादें क्या हैं? हाँ, अब लेट्स कम टू के नेशनलिज्म। मैंने बताया दिस वाज अ ग्रेट इवेंट ऑफ 1885। 1957 इज़ द रिवोल्ट, जिसको कुछ लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना पसंद करते हैं। 1858 इज़ व्हेन इंडिया बिकम्स अ क्राउन कॉलोनी डायरेक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश। हाँ, उसके अंदर एक और सेक्शन जो है वो कभी इंक्लूड नहीं हुआ, वो थी प्रिंसली स्टेट्स, नियरली 600, जिनको उन्होंने थ्रू ट्रीटी अंडर ब्रिटिश सूजरेनिटी, ये मैंने पहले भी रिपीट किया बट इट्स वर्थ रिपीटिंग, कि दो किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ों की थी, डायरेक्टली रूल्ड प्रोविंसेस एंड यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो रिफॉर्म्स आ रहे थे ना, काउंसिल्स बनाने के और बाद में लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए थी, डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश। और ब्रिटेन के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो दो किस्म के थे, एक कंजर्वेटिव और एक रिफॉर्मिस्ट लिबरल्स। लिबरल्स ने, फॉर एग्जांपल, मैंने इसका जिक्र करना चाहिए और बड़ी ज़ोर से करना चाहिए कि 1912-13 के अंदर एक ब्रिटिश नर्स ने या शायद मिशनरी वटेवर, उसने डिस्कवर किया कि हस्पताल के अंदर बार बार हिंदू लड़कियां आ रही हैं और उनका पेल्विक, ये जो होता है हिस्सा, वो हैमरेज हुआ है। उसकी वजह क्या थी
कि ठीक है, बेंटिंग का जो रिफॉर्म था चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने का, ये बंगाल में तो अप्लाई होता था, महाराष्ट्र में नहीं था होता। हाँ जी। तो फिर वहाँ के जो गवर्नर थे और एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने बैन कर दिया कि चाइल्ड मैरिज यहाँ पे नहीं हो सकती। पंजाब में तो फिर भी होती रही यार। स्टॉकहोम के अंदर रहती हैं एक इंडियन लेडी, आहूजा उनका सरनेम है। उन्होंने नॉवल लिखा जिसमें ये बताया कि छोटी छोटी बच्चियाँ और लड़कों को हिंदू जो हैं उनकी शादी कर देते। मुसलमानों में भी चाइल्ड मैरिज होता था, और जब बैन ये किया गया, मुसलमानों के लिए भी बैन किया गया, तो मुसलमानों में भी रिजेंटमेंट थी। सो आई एम नॉट सेइंग दिस वाज ओनली अमंग हिंदूज, बट आई एम सेइंग दिस प्रिवेल्ड एज अ प्रैक्टिस बोथ अमंग मुस्लिम्स एंड हिंदूज, चाइल्ड मैरिज। हाँ जी। तो उन्होंने कहा ये तो जो इनके जब सेक्सुअल एक्ट होता है तो उससे इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है बच्चियों की, दे आर सो यंग। तो फिर लॉ शायद लाई गई कि द गर्ल शुड बी 18, 13 साल की या पता नहीं 14 साल की, और लड़के की उम्र इसी के इर्द गिर्द या उससे ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए। डू यू नो, ये जो आपके बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी गिने जाते हैं, वो भी उनका रोल है, जैसे सर सैयद का है, जैसे राज मोहन रॉय का भी है। ये दे आर ऑल पार्ट ऑफ, लेट्स से, अवेकनिंग ऑफ इंडियंस फॉर देयर फ्रीडम। आई कैन ग्रांट दैट। लेकिन साथ साथ ये बड़े कंजर्वेटिव भी थे। गंगाधर तिलक शायद उनका नाम है। ही इज़ ऑन रिकॉर्ड अपोजिंग इट टूथ एंड नेल। ये जो बॉम्बे में प्रेसिडेंसी में जो चेंज आ रहा था, सेइंग कि हमारे शास्त्रा के मुताबिक पहला वो क्या कहते हैं मेनस्ट्रेशन जो लड़की की है, अगर उससे पहले शादी ना की जाए और बाद में की जाए तो तब तो वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, और वंस दे आर सेक्सुअली एक्टिव दे आर अनक्लीन। लिहाजा चाइल्ड मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व हिंदू चेस्टिटी। मुसलमानों में ये आइडिया है ना कि आप जिस उम्र में शादी कर दें, कि लड़कियाँ प्यूबर्टी जो हैं वो जल्दी एज में कर जाती थी अरबों के अंदर, तो हिंदुओं के अंदर तो बिल्कुल ये था, बल्कि चाइल्ड मैरिज हो ही जाती थी व्हेन दे वर जस्ट बॉर्न, तब रिश्ता होता था, और आखिर तक बाद में ठीक है वो सेरेमनी होती थी। लेकिन प्रैक्टिकली इफ द बॉय डाइड द पुअर गर्ल वॉज नॉट मैरिड। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। लाहौर के अंदर मेरी जो पंजाब वाली किताब है ना, उसमें पढ़ लें, एक ऑथर की किताब है ऑन लाहौर, और उनका नाम भी लाहौरी है, ही टेकन दैट नेम। वो कहते हैं कि अंदरूर शहर में हम रहते थे, तो मेरे दोस्त जो थे साथ साथ, वो 2 पंडित लड़के थे, ब्राह्मण, और हम तीनों दोस्त कभी मस्जिदों में कभी मंदिरों में, क्या पता लगता है ये कौन है, हम हिंदू है मुझे, बच्चों को तो सब लोग वेलकम कर लेते होंगे, तो चर्चेज़ में चले जाना, वहाँ से मिठाई भी लेनी, और स्कूल से कई दफ़ा क्लास मिस करके इधर उधर छुट्टी करते रहे। वो कहते हैं हमारे दोस्तों की, ये दोनों पंडित भाइयों की एक बहन थी, शी वॉज अ विक्टिम ऑफ दिस चाइल्ड मैरिज सॉर्ट ऑफ थिंग, और उसका जो जिससे उन्होंने रिश्ता किया था, दैट बॉय हैड डाइड। तो अब शी वॉज ग्रोइंग ऑफ एज, और वो कहता है मैं उनके घर जाता था, बल्कि उसके साथ में मंदिर भी जाता था उनकी बहन के, शी वॉज ओल्डर देन हिम। ये दोनों लड़के दे वांटेड के, क्योंकि मुसलमानों में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेवा की भी शादी हो जाती है, और इफ़ योर हस्बैंड अगर बचपन में रिश्ता भी हुआ है, एंड इफ द मैन डाइज, नो, यू कैन मैरी द गर्ल। दे वांटेड के दिस फ्रेंड ऑफ देयर्स, द मुस्लिम, शुड हेल्प, कि हम, वो कहते हैं हम अपनी बहन को मुसलमान कर लेते हैं, तो आप इसका कहीं रिश्ता करा दें। तो सारी तैयारियाँ हो गई। When they went to the girl, उनका no, I don't want to leave my religion, I want to remain in it. मैं बग़ैर शादी के ज़िंदगी बसर कर लूँगी, बट आई डोंट वांट टू लीव माय कम्युनिटी। तो फिर वो ये नहीं हो सका। ये आपको सब बताने की क्या वजह है कि आजकल बिल्कुल नॉनसेंस किस्म की एक डिफेंसिव, अपोलोजेटिक, सैनिटाइज्ड अकाउंट दिया जा रहा है कि इंडिया क्या था और अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया और मुसलमानों ने क्या कर दिया। और पाकिस्तान की तो सारी स्टोरी यही है कि इस्लाम आया और एवरीथिंग वाज गुड, और यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें अच्छी की, और ये नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। और तो और अंग्रेज़ों ने अपने मुल्क के अंदर अपनी जो
वर्किंग क्लास है उसको बड़ा इल ट्रीट किया, मिस ट्रीट किया। राइट टू वोट सब इंडिया ब्रिटिश को तो 1928 में मिला है, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। यस, द इंग्लिश लॉ सेड कि अ चाइल्ड ऑफ 12 caught रेड हैंडेड स्टीलिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड, एक रोटी का हिस्सा, तो उस बच्चे को आप हैंग कर सकते थे फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग। ये थे लॉज। दुनिया जो अब है ना, उसके स्टैंडर्ड से आप पीछे जाके जज करेंगे तो यू वुड बी बीइंग अनफेयर। हाँ, उनके कॉन्टेक्स्ट में उनको देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, राजा राम मोहन रॉय, अपर कास्ट ब्राह्मण, हिंदू, सरस्वती ब्राह्मण, वटेवर आपके जो टाइटल्स हैं, उन्होंने ये देख लिया कि यार ये जो अंग्रेज़ों की रूलर्स तो हैं, रूल भी करते हैं, हमको लूटते भी हैं यार, लेकिन ये बड़े बड़े इंटरेस्टिंग इनके तरीका है ज़िंदगी रहने का, औरतों का, मर्दों का, चर्चेस एक दफ़ा जाना और वेरी क्लीन, वेल ड्रेस्ड, ये सारा, वाई शुडंट वी हैव द सेम। तो उन्होंने हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट शुरू की, ब्राह्मो समाज जिसमें रैशनैलिटी, और कहा कि कास्ट सिस्टम तो लेटर एक्रीशन है, पहले तो नहीं थी होती। अब तो वाकई बाकी दुनिया की तरह हम भी मॉडर्न है, और लिहाजा सती भी अच्छी नहीं है, चाइल्ड मैरिज भी नहीं है, लेकिन रिफॉर्म बेसिकली अंग्रेज़ लॉर्ड बेंटिक जो हैं, जो 1829 में ये हुआ है ना, सती बैन हुई है और चाइल्ड मैरिज और ये और वो, पे बंगाल में रिस्ट्रिक्शन हो गई, बाकी इलाके में नहीं हुई। हाँ जी, इसी तरह मुसलमानों के अंदर सर सैयद rightly is the founder of the reform movement. He reformed Islam, tried to do it, didn't succeed in that. हाँ जी, कॉलेज बनाया जो बाद में यूनिवर्सिटी बना, उसमें मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लाया गया। बट सर सैयद का जो अपना कंस्टिट्यूएंसी फॉर एजुकेशन था, वो ना मुसलमान औरतें थी, उसके खिलाफ उन्होंने लिखा, इवन फॉर अपर क्लास मुस्लिम। उन्होंने कहा इनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं देनी, इनको वही रवायती एजुकेशन। आम कास्ट के जो मुसलमान हैं, पेजेंट्री हो या वटेवर, कारीगर हों, आर्टिजन को, उन्होंने कहा ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये कभी अफसर बन सकें। अफसर तो हम ही रहे हैं हमेशा, और हमने रूल किया है। तो मॉडर्न एजुकेशन जो अंग्रेज़ ला रहे हैं, कैम्ब्रिज का जो मॉडल है, दिस इज़ ओनली फॉर अपर क्लास अशराफिया मुस्लिम्स। लेकिन जहाँ 20th सेंचुरी आती है, रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, लेजिस्लेटिव असम्बलियाँ आनी शुरू हो गई, तो मुसलमानों को भी उतनी ज़रूरत पड़ी कि वो मैस मोबिलाइजेशन करें जितनी हिंदुओं को पड़ी। तो वहाँ से फिर कॉलेज खुले और स्कूल खुले, और अलीगढ़ में हर किस्म का, बलोच भी आ गया, पख्तून भी आ गया, पंजाबी तो आ ही गया, और बिहारी भी आ गया, बंगाली भी आ गया, मुसलमान। हाँ जी, और हिंदुओं के अपने कॉलेज खुले, और अंग्रेज़ों ने कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटियाँ खोली, जिसमें ये सारे लोग आए। शुरू में अपर कास्ट आई, एलीट्स आई, जैसे जैसे ये एक्सपेंड हुए और मॉडर्न किस्म की सोसाइटी बनी, तो ये रिफॉर्म्स शुरू हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेशनलिज्म किस किस्म की नेशनलिज्म थी? इट वाज टेरिटोरियल नेशनलिज्म। देखें, दुनिया में कई किस्म की नेशनलिज्म है, हर नेशनलिज्म डिस्टिंक्ट है, लेकिन मैंने एक अपनी कैटेगराइजेशन बनाई हुई है। टेरिटोरियल नेशनलिज्म बेस्ड ऑन कॉमनैलिटी ऑफ टेरिटरी वर्सेस नेशनलिज्म बेस्ड ऑन कॉमन क्लोज्ड कल्चर। वो रेस हो सकती है, वो रिलीजन हो सकती है, वो सेक्ट हो सकता है, वो व्हाटएवर एल्स हो सकता है, जिसमें बाकी लोग इंक्लूड नहीं होते। जो होती है ना टेरिटोरियल नेशनलिज्म, दिस इज बेस्ड ऑन द फ्रेंच मॉडल। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कहा कि जितने भी यहाँ फ्रेंच टेरिटरी पे लोग रहते हैं वो फ्रेंच हैं, वो फ्रेंच सीखें, एंड दे शुड अडॉप्ट फ्रेंच कल्चर, एंड देन वी विल हैव इक्वल राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो राइट्स हैं ना, सिविल एंड पॉलिटिकल, वो इंडिविजुअल्स के हैं। शुरू में प्रॉपर्टी क्लासेस के, बाद में चेंज आया। लेकिन जो दूसरी नेशनलिज्म है बेस्ड ऑन डिसेंट और ब्लड और रिलीजन एंड सो ऑन, इसमें है कि पीपल आर बॉर्न इनटू अ नेशन बिकॉज दे बिलोंग टू दैट कल्चर, नॉट टेरिटरी। तो एक ही इलाके में अगर हिंदू, मुसलमान और सिख रहते हैं,
तो मुसलमान एक नेशन है, सिख एक नेशन है, हिंदू एक नेशन है, इवन इफ दे स्पीक पंजाबी एंड दे लिव टुगेदर इन पंजाब। ये दोनों डिस्टिंक्शन थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस एलिटिस्ट पार्टी, बट फ्रॉम डे वन बेस्ड ऑन ऑल इंडियंस irrespective of their religion, caste, sect, could be members. शुरू में just the elites were members. महात्मा गांधी आए तो फिर ये ओपन पार्टी हो गई, मैस पार्टी हो गई. दैट्स अ लेटर डेवलपमेंट, बट इट इज़ द very important event in Indian sense of freedom struggle, the founding of the Indian National Congress. True, it was founded by a reformist English civil servant, Mr. Hume, but the intention was to educate Indians into becoming responsible administrators, responsible legislators, and so on and so forth. So the idea was कि मॉडर्न एजुकेशन से माइंड चेंज हो सकता है. ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑरिजिन 1885. And I would like to end here and thank you very much to all my friends who follow my videos and my. देखिए मैंने ये जो मिशन लेके आया हूँ कि all the facts should be brought on the table and you make up your mind कि यार what do you want and what you don't want. आपके कौन हीरो बनते हैं, कौन विलन बनते हैं, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है. मेरा है कि हर एक को give him that the due, criticize that person, praise that person for the positive, but look at them as human beings. For me, all human beings ultimately are the same. इत्तेफाक की बात है आप कहाँ पैदा हो जाएं, किसके घर में पैदा हो जाएं, हाँ जी, वो फिर आपके साथ ज़िंदगी में एक आपकी एडवांटेज डिसएडवांटेज बनता है. उसको ख़त्म करना ही इंसानियत है. उसके बात होती रहेगी. दैट्स माई पैशन कि एक ऐसी दुनिया बने जिसमें अमन हो, प्यार हो. ना वो बननी है ना होनी है. लोग कहते हैं यार ये कई लोगों ने सोचा, तुम ही तो नहीं हो. मैंने कहा ऑफ कोर्स आई एम नॉट द ओनली वन, बट दैट्स द ओनली थिंग विच टिकल्स मी, विच इंटरेस्ट मी. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर टुडे. वील कंटिन्यू.